की शुरुआत करते हैं। बुधवार को देहरादून सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की। बैठक में कुल 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी। आपको बता दें कि कैबिनेट ने सहकारिता विभाग में जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर ऑडिट की मंजूरी दी है। वहीं पर्यटन विभाग की ओर से बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के तहत बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत आईएसबीटी के दीवारों पर बद्रीनाथ से संबंधित चित्र यानी म्यूरल वर्क कराया जाएगा। इसके अलावा पशुपालन विभाग की एक योजना को गंगा राज योजना के साथ मर्ज किया जाएगा। साथ ही पशुधन प्रसार अधिकारी के प्रशिक्षण की अवधि को घटाकर 1 साल किया गया है। जैसा कि आज माननीय मंत्रिमंडल में जो बिंदु निर्णय हो रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। एक निबंधक सहकारी समितियां सहकारिता विभाग का है, इसमें उप निबंधक ऑडिट लेवल 11 का एक पद सृजित हुआ है, जो निसंवर्गीय पद है और 5 वर्ष के लिए इसका सृजन किया गया है। और ये सहकारिता विभाग में अभी तक ऑडिट नहीं होते थे, उसको लेकर के ऑडिट सेवा का एक व्यक्ति डेपुटेशन पे 5 साल के लिए विभाग में लिया जाएगा, जो सभी स्तर की, जो भी छोटे जिला स्तर की या ब्लॉक स्तर की जो भी सोसाइटीज़ हैं या राज्य स्तर की हैं, सभी का ये ऑडिट करेंगे। ये 5 साल के लिए पद को स्वीकृति दी गई है। उप निबंधक ऑडिट लेवल 11 पशुधन प्रसार अधिकारी, इनके 429 पद रिक्त हैं। 429। हाँ, इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है, इनका जो प्रशिक्षण की अवधि है, ये 2 वर्ष है। तो अधियाचन भेजने में, एग्ज़ाम कराने में और 2 साल की ट्रेनिंग करने में, चयनित होकर के आने में पूरे 4 साल लग जाते हैं। तो जो प्रशिक्षण की अवधि है, उसको घटा करके 1 साल कर दिया गया है। 1 साल? हाँ, 1 साल कर दिया गया है, ताकि 2 साल में ही पशुधन प्रसार अधिकारी ये जो होते हैं ना, पशु चिकित्सा अधिकारी, उनके नीचे होते हैं। हाँ, तो बस इतना ही है। 4 हो गए सर। आप समझे नहीं, मतलब जैसे ये जो डेयरी और पशुपालन के 2 थे ना, ये 2 थे। पशुपालन विभाग की एक योजना है और एक डेयरी विभाग की योजना है। हाँ, पशुपालन विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को गाय दी जाती है 90% की सब्सिडी पे। वैसे ही डेयरी विभाग के द्वारा गंगा गाय योजना है। उस गंगा गाय योजना, डेयरी विभाग की गंगा गाय योजना है और पशुपालन विभाग की अलग से सब्सिडी स्कीम है। इन दोनों योजनाओं को आपस में मर्ज करने पर सहमति दी गई। ठीक है, इसमें पहले केवल अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को ही सब्सिडी दी जाती थी, अब इसमें सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर योग दिवस से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां 21 जून को गैरसैंण में मनाया जाएगा योग दिवस। धामी सरकार ने तैयारियों को पूरा कर लिया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, इस बार 21 जून को गैरसैंण में योग दिवस मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम गैरसैंण में रखा जाएगा। सीएम धामी ने तैयारियां पूरी की हैं। सीएम धामी रहेंगे कार्यक्रम मौजूद। 10 देशों के राजदूत भी कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां गैरसैंण में इस बार मुख्य कार्यक्रम योग दिवस का रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे और इसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इसी के साथ 10 देशों के 10 राजदूत भी इस कार्यक्रम में पधारने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सीएम धामी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सारी तैयारियां की जा चुकी है। इसके साथ 10 देशों के राजदूत भी इसमें मौजूद रहेंगे। इस बार 21 जून को गैरसैंण में योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी हैं। इसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर आज सुबह जंगल चट्टी गधेरे के पास पहाड़ी से मलबा पत्थर आ गया, जिस कारण इस क्षेत्र में आवागमन कर रहे यात्री और डंडी कंडी संचालक इसकी चपेट में आ गए थे। इस घटनाक्रम की सूचना पर चौकी
जंगल चट्टी पर नियुक्त पुलिस बल और डीडीआरएफ की ओर से खाई में गिरे लोगों का रेस्क्यू कर ऊपर लाया गया। वहीं हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोगों को चोटें आई हैं। साथ ही इस स्थल पर पुलिस सुरक्षा के बीच यात्रियों का आवागमन कराया जा रहा है। ये खबर आपको बताई जा रही है, जहां भूस्खलन के चलते यात्री नीचे गिर गए थे, जिसके बाद डीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को ऊपर निकाला गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। इसी के साथ 3 लोगों को चोटें भी आई हैं। इसी के साथ पुलिस की मौजूदगी में लोगों को आवागमन के लिए ले जाया जा रहा है। इसी के साथ पुलिस बल और डीडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में भी जुटा रहा, जहां इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग से आपको खबर बताई जा रही है, जहां जंगल चट्टी के करीब भूस्खलन हुआ, जिसमें कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और नीचे गिर गए, जिसके बाद इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई है। इसी के साथ 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे, चोटें आई थी। केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर आज सुबह जंगल चट्टी गदेरे के पास पहाड़ी से मलबा पत्थर आ गया, जिस कारण इस क्षेत्र में आवागमन कर रहे यात्री और डंडी कंडी संचालकों की चपेट में आ गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता अमित रतूड़ी से। अमित, जिस तरीके से मलबा आने से यात्रियों को आवागमन में दिक्कत हुई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत की भी खबर है और इसी के साथ कई लोग घायल भी हुए हैं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी देखिए प्रिया, आपको बताऊं कि जो केदारनाथ में यात्रा जो चल रही है चारधाम यात्रा, उसी के तहत जो है जब जंगल एक स्थान पड़ता है सोनप्रयाग से आगे जंगल चट्टी, वहां पर दरअसल चूंकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है प्रदेश भर में, ऐसे में जो लैंडस्लाइड का जो लगातार जो खतरा भी होता है वो भी बना रहता है। इसी के चपेट में लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चपेट में जो 4 श्रद्धालु उसमें आए चपेट में लैंडस्लाइड के, जिसमें जो है 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। वहीं 2 लोग जो है घायल हो गए थे। इनको लेकर जो है एसडीआरएफ और स्थानीय अगर हम बात करें पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचे। इनकी शिनाख्त करने के पश्चात इनके जो शवों को संबंधित जो उनके परिजन उनको सुपुर्द किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख व्यक्त करते हुए शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही साथ एक मुआवजा की भी बात कही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो कहने का एक दुखद हादसा हुआ है, क्योंकि चारधाम यात्रा के साथ साथ जिस तरीके से हम बात करें प्रदेश भर में मौसम लगातार अब बदल चुका है और वर्षा का मौसम है, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड की भी घटनाएं होती हैं। इसको लेकर हालांकि जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से लैंडस्लाइड की लगातार घटनाएं देखने को मिल रही है, मौसम बदलने के चलते कई हादसे भी हो रहे हैं, तो ऐसे में सरकार प्रशासन की तरफ से कुछ एहतियात नहीं बरते जा रहे हैं और जैसे मानसून ने एंट्री दे दी है, तो ऐसे में कुछ समय के लिए यात्रा को रोका जाए, ऐसे कुछ कदम उठाए जाने की खबर है? जी देखिए प्रिया, आपको बताऊं कि इस चारधाम यात्रा के संबंध में अगर हम बात करें या फिर अन्य जो पर्यटक जो अन्य स्थानों पर जाते हैं, मानसून के दृष्टिगत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार बैठक भी कर रहे हैं संबंधित जनपदों के जिला अधिकारियों के साथ, और ये स्पष्ट निर्देश दिए भी गए हैं कि इस चीज की रूपरेखा विस्तृत तैयार की जाए कि जिस जगह पर इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर वहां पर जो है संबंधित जो आपदा प्रबंधन जो विभाग है वो तैयारी करे और वहां पर वो अपना मुस्तैद रहे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो घटनाएं होती हैं या फिर हो जाती हैं, तो उनको लेकर जो संबंधित जिलाधिकारी उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा जाता है कि जब मौसम विभाग की तरफ से आपको ये बताया गया है कि जो बारिश होती है तो उसको लेकर आपको जो यात्री हैं या फिर जो पर्यटक अन्य स्थान है वहां पर किस तरह से आवागमन होना है उसको लेकर इसी को सुनिश्चित किया जाए। इन्हीं चीजों को लेकर मुख्यमंत्री लगातार निर्देश भी किए गए हैं और कहा भी गया है कि अगर इसमें किसी भी तरीके से किसी भी अधिकारी की तरफ से अगर लापरवाही बरती जाती है या जाएगी तो उससे संबंधित अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन हम बात करें तो हाँ, मानसून को लेकर सरकार की कुल तैयारियां हैं। जो रोड्स हैं, चाहे हम चारधाम की बात करें या अन्य पर्यटन स्थानों की बात करें, वहां पर जो श्रद्धालु आते हैं उनको लेकर किसी तरह दिक्कत ना हो, इसको लेकर फुल प्रूफ एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। लोक निर्माण विभाग की तरफ से हम पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें जिसके मुखिया सतन महाराज, उनकी तरफ से भी ये निर्देश किए गए अधिकारियों की वहां पर जो है जेसीबी मशीनें जेसीबी मशीन की तैनाती रहे वहां पर, ताकि अगर कोई लैंडस्लाइड होती है तो मलबा। जी बिल्कुल, धन्यवाद अमित हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई योजनाएं संचालित की हैं, जिसका लाभ हर एक तबके को मिल रहा है। वहीं रायपुर से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ का कहना है कि जो कार्य पूर्व में रायपुर विधानसभा में नहीं हुए हैं, वो काम आज हुए हैं। आज रायपुर क्षेत्र में सड़कों, नालियों, बिजली जैसी कई समस्याओं का समाधान हुआ है। साथ ही जो भी व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या को लेकर आता है तो वो इसका निस्तारण करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। अरे मैंने अभी बताया ना कि नए नए क्षेत्र हैं जहाँ बिजली, पानी, सड़क उन की समस्याओं के लेके वहाँ के व्यक्तिगत रूप से लोग मेरे पास आते हैं और उनका हम समाधान कर रहे हैं। मेरा क्षेत्र जहाँ भी नए, अब आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि 2012 में रायपुर विधानसभा में 90,000 वोट था और 2017 में 1,40,000 हुआ और अब जब 22 में चुनाव लड़ा तो 1,80,000 हुआ। तो ये कैसे बढ़ता जा रहा है। तो जो नए नए क्षेत्रों में हमारी नई नई कॉलोनियाँ बन रही हैं, वहाँ की समस्या हैं बिजली, पानी, सड़क, उनका हम समाधान कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास वहाँ के लोग आते हैं और अपनी समस्या बताते हैं तो उनका समाधान करने का हम काम कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। सरकार के जाति जनगणना को लेकर नवीन कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि पहला चरण 2026 में घरों की सूची बनाने का होगा और दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या की गणना करने का होगा। इस डेटा के माध्यम से पता लगता है कि किस वर्ग की क्या स्थिति है। इसमें कहीं ना कहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो किसी आरक्षण का हकदार नहीं है। देखिए, डिजिटल जनगणना की जो सरकार बात कर रही है उसमें कितना इम्प्लीमेंट ये लोग करते हैं। और इन्होंने ये विधानसभा की बात करी थी कि विधानसभा के अंदर हम वो करेंगे, विधानसभाएं चलाएंगे, लेकिन कहाँ देखने में कहीं नहीं आ रहा है। सरकार कह तो देती है लेकिन उसके ऊपर कोई विचार मंथन कुछ नहीं हो जाता है। देखते हैं, अभी तो सरकार ने घोषणा करी है, क्यों घोषणा करने में तो सरकार सबसे आगे है और इसमें कितना इम्प्लीमेंट होता है, कितना फ़ायदा राज्य की जनता को होता है। जो जनगणना में जो लोग लगे हुए हैं, जो जनता के बीच में जा रहे हैं, वो जो बेरोजगार हो जाएंगे उनके बारे में क्या होगा, सरकार ने क्या सोचा है। सिर्फ डिजिटल करने से इसका समाधान नहीं होने वाला है। सरकार को सारे पहलुओं पर गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए और जो उसके दूरगामी परिणाम होने चाहिए निश्चित तौर पर उस पर कार्य होना चाहिए। अल्मोड़ा के क्वारब क्षेत्र में वैकल्पिक सड़क निर्माण को लेकर विधायक मनोज तिवारी आंदोलन पर आ गए हैं। उन्होंने सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। साथ ही 1,56,21,000 रुपए की लागत वाली 1.7 किलोमीटर सड़क का ठेका बिना टेंडर दिए सीधे ठेकेदार को सौंपने की बात कही। इस दौरान वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अधिशासी अभियंता कार्यालय का घेराव कर धरने पर बैठ गए। विधायक ने कहा कि ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो जन आंदोलन किया जाएगा और मामला विधानसभा में उठाया जाएगा। अधिशासी अभियंता प्रांतिखंड द्वारा 10 करोड़ 30 लाख का जो काम स्वीकृत हुआ था और उस काम को किसी बाहर के ठेकेदार को बिना टेंडर के, जबकि कहीं पे भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और उसमें अनिवार्यता है कि उसका टेंडर होना चाहिए, लेकिन इन्होंने उस काम को ठेकेदारों को बिना टेंडर के दे दिया गया है और इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। हमारी मांग है कि तत्काल उसका टेंडर किया जाए और जो दोषी अधिकारी जिन्होंने इसको निर्देशित करके काम दिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बात को लेकर हम सब लोग यहाँ पर धरने में बैठे हैं और जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी हम यहाँ पर धरने में बैठे रहेंगे। हरिद्वार में आरटीओ कार्यालय के बाहर विभाग की ओर से एक सिक्योरिटी अधिकारी को तैनात किया गया है, जो कार्यालय में आने वाले सभी लोगों की जांच करेंगे। इस दौरान ये पता लग जाएगा कि कौन आरटीओ कार्यालय में अपना काम करवाने आए हैं और कौन दलाली करने आए हैं।
दरअसल पिछले कई सालों से आरटीओ विभाग में ये सवाल उठ रहा था कि यहाँ दलालों का अड्डा बन गया है। इससे सरकार और जनता के बीच का सीधा संवाद टूट रहा था। इसी के मद्देनजर हरिद्वार के नए उपसंभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने यह फैसला लिया है कि अब कार्यालय में किसी भी दलाल की एंट्री नहीं होगी और अगर कोई दलाल पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कार्यालय का गेट बंद नहीं किया गया, जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड की गई है। हमारा जो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि अनऑथराइज्ड जो लोग हैं वो कार्यालय में एंटर ना कर पाए, सिर्फ वही लोग एंटर करें जिनका कार्यालय में काम है। इसके लिए हमने वहाँ पे पहले से जो हमारे गार्ड थे उनके साथ हमने ऑफिस का भी स्टाफ वहाँ पे डिप्यूट किया है कार्यालय आदेश निकाल के, जो कि हर कोई भी व्यक्ति जो भी कार्यालय के अंदर आना चाहता है उनकी सारी डिटेल्स रजिस्टर में मेंटेन होती है, और जब उनका कोई कार्य होता है, उनकी खुद की गाड़ी होती है, उनका खुद का डीएल का कोई कार्य है, तभी उनको अंदर आने का ऑथराइज करते हैं। और व्हीकल पार्किंग भी, जो भी पर्सनल व्हीकल पार्किंग है, तो उसको भी हम लोग एनकरेज कर रहे हैं कि वो हमारे कार्यालय के बाहर काफ़ी पार्किंग स्पेस है, तो वो सारी व्हीकल्स भी जो आगंतुकों की है वहीं पे पार्क हो जाए अंदर, जिससे कि जिस तरह से रिस्ट्रिक्टेड अनऑथराइज लोगों की जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाए। ऐसे बीच में काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि जिन लोगों के कार्य नहीं भी होते हैं कार्यालय में, वो भी कार्यालय में घूमते रहते हैं, तो ये पहल इसलिए की गई है। देखिए, इसमें इस तरीके का लाभ मिलेगा कि अनऑथराइज्ड जो पर्सन है वो कार्यालय के आसपास नहीं रहेंगे, जिससे कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का कार्य, जो भी सर्विस आरटीओ ऑफिस से लेनी है, तो वो खुद आके ले सकेगा बाकायदा, कि वो कभी ऐसा उसके साथ ना हो कि वो यहाँ आए और किसी एजेंट या दलाल के चक्कर में फंस के कुछ ज्यादा राशि दे दे, या जितना एक प्रिस्क्राइब्ड फीस है उससे ज्यादा कुछ पैसा दे दे, और इस तरह की चीजें ना हो। इसी वजह से ये जो पहल है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता मनोज कश्यप से। मनोज, जिस तरीके से खबरें सामने आई हैं, अब अधिकारी ने एक जो सिक्योरिटी गार्ड है उसे तैनात करने की बात कही है, ऐसे में क्या कुछ दिखाई दे रहा है? सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती हो गई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, हरिद्वार की आरटीओ ऑफिस से लगातार कमीशन खोलने की जो बात थी वो सामने आई थी। इस पर रोक लगाने के लिए यहाँ के एआरटी निखिल शर्मा ने एक नई पहल की है। उनके द्वारा जो मुख्य द्वार था उसको बंद कर दिया गया, वहाँ पे एक व्यक्ति को तैनात किया गया। जो तमाम आरटीओ ऑफिस में आने वाले तमाम लोग होंगे उनसे सबसे पहले पूछताछ की जाएगी, उनका आने का कारण भी यहाँ पे जाना जाएगा, उनके नाम पते के साथ एक एंट्री भी उनकी की जाएगी, जिससे यहाँ पे जो सीधा संवाद जो अधिकारियों से टूटा हुआ था, जो कमीशन के लोग थे वो यहाँ पे बैठे रहते थे, उस पर लगाम लगाने के लिए यहाँ पे ये पहल की गई है। अब यहाँ पे तमाम लोग जो आरटीओ ऑफिस में आएंगे, चाहे उनका लाइसेंस का कार्य या फिर उनकी गाड़ी ट्रांसफर का काम हो, यानी कि कहा जा सकता है कि परिवहन से जुड़ा हुआ कोई भी काम जो होगा, अब सबसे पहले उसको उस काम की एंट्री करानी होगी, बताना होगा कि वो किस कार्य से जो है ऑफिस में पहुंचे, तो इसी पे लगाम लगाने के लिए यहाँ पे ये पहल की गई है। जी बिल्कुल, धन्यवाद मनोज हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। सड़क पर वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों को गंभीरता से न लेने वाले चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग लगातार अभियान चला रहा है। राजधानी देहरादून के तमाम क्षेत्रों में प्रमुख मार्गों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वहीं परिवहन विभाग की टीम ने रायपुर क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले एक वाहन को सीज कर दिया गया। इसके अलावा 20 अन्य गाड़ियों का चालान करते हुए 35,000 रुपए बतौर जुर्माना वसूला गया। परिवहन विभाग बढ़ती हुई जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनको लेकर हमेशा ही इस प्रकार की चेकिंग चलाई जाती रही है, जिसमें शहर में बिना हेलमेट चलने वालों के विरुद्ध कार्रवाई, मोबाइल फ़ोन पर यूज़ करने वालों की कार्रवाई, ओवर स्पीडिंग से होने वाली दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए हर प्रकार की जो सड़क सुरक्षा से संबंधित जो भी ऑफेंसेस होते हैं उनमें हम निरंतर चेकिंग की कार्रवाई करते रहते हैं। आज भी हमने मोबाइल फ़ोन पर बात करने वाले और अन्य जो वाहन प्रपत्र होते हैं जिनमें कमियां पाई जाती हैं उनके विरुद्ध चालान कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोहाघाट से पोखरी की ओर जा रही बाइक और पाटी से लोहाघाट की ओर आ रही बुलेरो में खेती खान के पास जोरदार टक्कर हो गई। वहीं हादसे में बाइक सवार भारतीय सेना के जवान दीपेश सिंह मेहरा और उनकी पत्नी अनीता मेहरा घायल हो गए, जिसमें पत्नी की हालत गंभीर है। दोनों घायलों का उपजिला चिकित्सालय में डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर सुमित ने बताया कि दोनों घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है। इसके अलावा सूचना पर लोहाघाट थाने की 112 की टीम एएसआई गोपाल सनवाल के नेतृत्व में अस्पताल पहुंची और घायलों
व घटना की जानकारी प्राप्त की। दो पति पत्नी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस था और एक के फीमर में फ्रैक्चर है और दूसरे के भी शिन बोन में फ्रैक्चर लग रहा है, जिनके लिए हड्डी रोग के लिए हमने आगे चंपावत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र किया है। हमारी तरफ से इस अस्पताल में प्राइमरी ट्रीटमेंट पूरा दे दिया है और एक जो मैडम है उनको अभी बोतल वगैरह चढ़ रही है, उसके बाद हम आगे रेफ़र कर देंगे। स्थिति अभी ठीक है, हड्डी का फ्रैक्चर लग रहा है, उसके लिए एक्सरे वगैरह होना ज़रूरी है, उसके बाद फिर आगे की स्थिति देखेंगे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।